हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी 100 मार्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं 2 नंबर का, जो पाँच प्रश्न दिया जाता है और 2 नंबर का, वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर आपको सिर्फ इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से उसको देखते हैं, समझते हैं, तो ये आपका 10 नंबर ये आपका समझिए तो ये आपका फिक्स हुआ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपका कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा है। तो देखिए, इस टाइप का जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मतलब 10 को देगा लेकिन आपको सिर्फ 5 ही बनाना होता है और वो उसका जो मार्क है वो 2 नंबर का दिया जाता है। तो प्रथम सेट का प्रथम क्वेश्चन है कि जाड़ा क्या है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? देखिए, ये जो कथन है ना, ये वजीरा सिंह जी कहते हैं कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये कहानी उसने जो कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं, वहाँ से लिया गया है। तो इसको लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह प्रसंग युद्ध के मैदान का है। खंदक में काफ़ी सर्दी पड़ रही है। उसी समय वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? इसके उत्तर में लहना सिंह कहता है, अच्छा, यह जो है ना, यह कथन बोधा सिंह के प्रति लहना सिंह के व्यवहार को प्रकट करता है। खुद लहना सिंह बोधा सिंह के पहरों की जगह रात भर प्रहरी करता है। इस त्याग को देखकर लहना सिंह को वजीरा सलाह देता है कि कहीं तुम्हारी ही तबीयत खराब न हो जाए। तब तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम क्या उसकी रक्षा कर पाओगे? तुम्हें मरने के लिए अपनी जमी भी नसीब न होगी। और जिस व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है उसे कड़वी औषधि दी जाती है, मुरब्बे नहीं। तो ये कथन जो है ना, ये लहना सिंह के प्रति समर्पण भाव से कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ये आपके जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। तो इसको लिखेंगे, अमेरिका में जयप्रकाश की कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे। क्या हुए थे? कट्टर कम्युनिस्ट बन गए थे। लेकिन भारत में आकर लेनिन के इस विचारों के प्रभाव होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी शामिल नहीं हुए कि गुलाम देश के कम्युनिस्ट को आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। भले ही आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा वर्ग या पूंजीपतियों के हाथ में हो, उन्हें अपने को अलग थलग नहीं रखना चाहिए। ये कथन जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण जी जो बाहर गए थे, विदेश गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जिस व्यक्ति का या जिस पार्टी का देश गुलाम होना, उसको उसकी मतलब आज़ादी कराने में सबको सहायता देना चाहिए। चाहे कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो या अदर कोई भी पार्टी क्यों नहीं हो, उसको सबसे पहले अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। चाहे उसका नेतृत्व चाहे बूढ़े ही क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी चाहे पूंजीपतियों के हाथ में क्यों नहीं हो, फिर भी हमें जाकर के उसका सहायता करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश आज़ाद होगा तब तो हम कुछ करेंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, कैसे? ये जो लाइन लिया गया है ये आपके अर्धनारीश्वर से लिया गया है और इसके जो शीर्षक है, इसके जो लेखक है ना, वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। अब और याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना, यही बेगूसराय के रहने वाले थे और इसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। इसका जो उत्तर होगा
कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। कैसे? तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर का मंतव्य है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर जी के अनुसार नर और नारी एक ही द्रव से निमित्त दो मूर्तियां हैं। प्रत्येक नर के भीतर एक नारी और प्रत्येक नारी के भीतर एक नर छिपा है। नारी ने अपने भीतर नर को दबाया है और पुरुष ने अपने भीतर की नारी को उपेक्षित किया है। इसलिए आज संसार में इतना संघर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। तो भगत सिंह के अनुसार, तो इसका आंसर होगा कि भगत सिंह के अनुसार छात्रों में देश की समझदारी और समस्याओं में सुधार की योग्यता होना बेहद जरूरी है। जो शिक्षा ऐसे नहीं कर सकती वह निकम्मी शिक्षा है जो केवल देश में कलर्क पैदा कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह पूरी उम्र देश सेवा में बिता दे। ये वही विद्यार्थी या नौजवान कर सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो। जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यावहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। यह व्यावहारिक ज्ञान ही राजनीतिक है। अतः विद्यार्थी पढ़े मगर साथ ही साथ राजनीतिक का ज्ञान भी हासिल करे। देश को सही दिशा देने के लिए विद्यार्थी को राजनीतिक का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें जो है ना, भगत सिंह कहते हैं विद्यार्थी जीवन के विषय में, तो वो कहते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ाई तो करना चाहिए लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे देश के इर्द गिर्द उस राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही तो आगे चल करके सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। उसी को ये देश का जो बागडोर होगा उसी के हाथ में होगा ना। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ उसको राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो यह शब्द जगदीश चंद्र माथुर विरचित ओ सदानीरा निबंध का है। ये जो है ना जगदीश चंद्र जी जो लिखे हैं ओ सदानीरा। तो धांगड़ शब्द औराव भाषा में भाड़े का मजदूर अर्थ में गृहीत होता है। धांगड़ आदिवासी जातियों, औराव मुंडा हो गया आपको, लोहार के वंशज हैं। ये दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से अंग्रेज साहब एवं क्या है रामनगर के तत्कालिक राजा के द्वारा नील के खेती पर काम करने के लिए चंपारण क्षेत्र में लाए गए थे। धांगड़ों का सामाजिक जीवन अत्यधिक उल्लासपूर्ण रहा है। संध्या होते ही स्त्री पुरुष मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं जो अत्यंत मनोहारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहते हैं कि कवि यह देखकर खिन्न है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई। एक प्रकार से अन्याय और नैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है, पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कवि उपरोक्त कारणों से चिंतित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है?
तो कहते हैं कि नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। क्या करते हैं? कि नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। इस युद्ध में उसकी क्या भागीदारी थी यह उन्हें पता नहीं, इसलिए उनकी व्यस्तता बेगारी से अधिक कुछ नहीं है। किसी समझदार व्यक्ति की दृष्टि में उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्तर होगा कि बिटिया से सवाल किया गया है कि आसपास यानी घर के प्रवेश में लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात लोहे की उपस्थिति और लोहे के समान कहाँ कहाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डरा हुआ मन वे मन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह बेमन का क्या अर्थ है? तो कविता में इस पंक्ति में बेमन का अर्थ बिना रुचि, क्या है? बिना रुचि से है। आज राष्ट्रीय गान गाने में आम जनता में कोई रुचि नहीं है, वे बिना मन ही एक चली आती हुई परंपरा का निर्वाहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं? उत्सव जो है ना, कौन और क्यों मना रहे हैं? तो उत्सव नागरिक मना रहे हैं और किसी युद्ध में जीत की खुशी के रूप में मना रहे हैं। नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। इस युद्ध में उनकी क्या भागीदारी थी यह उन्हें पता नहीं, इसलिए उनकी व्यस्तता बेगारी से अधिक कुछ नहीं है। किसी समझदार व्यक्ति की दृष्टि में उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। अब आपका सेट 2 आ गया। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है कि धरती का क्षण से क्या आशय है? धरती का क्षण से क्या आशय है? तो रचनाकार जब सृजन के क्षण में होता है तो उनके भीतर से रचना फूटती है। ऐसी रचना में शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं और रचना अपनी जड़ पा लेती है। धरती का क्षण इस रचना की जमीन का सूचक है जहाँ से रचना फूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? तो कहते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वह हमें पग पग पर तरह तरह की हानि और अमंगल से भयभीत करती है। भयभीत व्यक्ति दबाव में संकुचित रहता है, वह अपना मूल विकास नहीं कर सकता, अतः उसकी मेघा कुंठित होकर उस पर हो जाती है, क्या उसर हो जाती है। इसलिए कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जहाँ भय है वहाँ व्यक्ति की मेघा विकसित नहीं हो सकती है। नहीं कहते हैं कि जहाँ डर है वहाँ कोई भी काम अच्छा से नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक स्वयं को बहसी और जानवर से बढ़कर क्यों कहता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि मानक भारतीय सैनिक है जो जापान के विरुद्ध वर्मा में जंग के मोर्चे पर है। जंग में खून की होली खेली जाती है। विरोधी फौज एक दूसरे को मरने पर उतारू है। उनकी मानवता मर जाती है। मानक को मरने के लिए जापानी सैनिक उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है। माँ के बीच बचाव से वह सैनिक कहता है कि यह इंसान नहीं शैतान है, इसे न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। मानक अचानक उठकर सिपाही पर हमला करता है और कहता है, मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से बढ़कर हूँ। यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो वह मुझे मार देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो ये पंक्ति जो है ना, ये आपके ये क्वेश्चन जो है अर्धनारीश्वर से लिया गया है कि बुद्ध ने आनंद से कहा
मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी बनाने का अधिकार दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। तो फांसी के लिए समय संबंधी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह ने कहा था कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। इस प्रकार उनकी फांसी के समाचार को समस्त देशवासी तथा विश्व के अन्य लोग जान सके। भगत सिंह ने ऐसा समय संभवतः इसलिए चुना क्योंकि जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर होगा, ऐसे समय इनको फांसी पर चढ़ाए जाने पर देशवासियों में तीव्र आक्रोश, नई ऊर्जा, एकता, देश को स्वतंत्र कराने का जुनून पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। यह ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराने में सहायक होगा। भगत सिंह की आत्मा को भी इससे हार्दिक शांति एवं संतोष की प्राप्ति होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। तो माँ पुत्र को खो देने पर माँ के लिए अपने मन को समझा पाना कठिन होता है, वह भी पुत्र यदि छोटा है हो, छौना हो, हर पल का साथ और उसकी बाल क्रियाएं मन को हर क्षण व्यथित करती है। ममता के कारण उसका हृदय इतना शोकाकुल रहता है कि वह न सच को स्वीकार कर पाता है और न धीरज धारण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी सीता से प्रार्थना करते हैं कि जब आपको याद आए और उचित अवसर हो तो भगवान श्री राम के सामने मेरी दीनता और भक्ति पाने की आकांक्षा निवेदित करने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लाल केसर का मतलब क्या, सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। जब सूर्योदय होता है ना, उस समय का जो आकाश का जो सूर्य की लालिमा होती है उसकी तुलना लाल केसर से की है। रात्रि को उन्होंने काली सिलवट से तुलना की है। काली सिलवट को लाल केसर से मिलने पर सिलवट साफ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छा जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल खरिया चौक, वही उसी का है ना, लाल खरिया चौक, कि लाल खरिया चौक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुआ है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खड़ी घिस दी है। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ ये जो वाला ये पॉइंट जो हो गया लाल केसर का हो गया और ये लाल खड़िया का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा। तो इसका जो करेक्ट, सितारे का इशारा किस ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कवि सितारे के द्वारा यूरोपीय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की ओर इशारा कर रहा है। चूंकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और वर्तमान में बाजारवाद भी दुनिया को पूंजीवाद के चंगुल से फंसाता है, इसलिए यह भयानक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो उत्सव नागरिक मना रहे हैं और किसी युद्ध में जीत की खुशी के रूप में मना रहे हैं। नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। इस युद्ध में उनकी क्या भागीदारी थी यह उन्हें पता नहीं, इसलिए उनकी व्यस्तता बेगारी से अधिक कुछ नहीं है। किसी समझदार व्यक्ति की दृष्टि में उनकी व्यस्तता जायज़ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके मॉडल, इसका जो है ना मॉडल सेट 3 आ गए हैं। हमने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का जितने भी
सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि इसमें आपको कहाँ कहाँ समझ में नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कहते हैं लेखक के अनुसार सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में। सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, लड़ने में है, पिसने में और खटने में। डायरी में सुरक्षा नहीं होती, डायरी में सिर्फ पलायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोना में बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है। लेखक ने पाठ के संदर्भ में कीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसके कुछ पदार्थों के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव हो जाता है, उसी तरह सुदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितने हम अभी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस किया हुआ क्वेश्चन सब है। अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। तो एकांकी और नाटक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। ऐसे लिखेंगे तो फिर क्या होता है, अच्छा होता है, लिखने में आकर्षक होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो एकांकी में एक अंक होता है जबकि नाटक में अनेक अंक होता है। एकांकी में एक ही अंक में अनेक दृश्यों का समायोजन होता है जबकि नाटक में प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभक्त होकर प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट आगे है तीसरा पॉइंट कि एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार के साथ चित्रित करने का अवसर होता है। ये आपका जो है ना एकांकी और नाटक का जितना भी था इन अंतर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो यह कवि यह देखकर खिन्न है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में पंच परमेश्वर की सार्थकता विलुप्त हो गई। एक प्रकार से अन्याय और अनैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया, पंगु बना दिया है। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कवि उपरोक्त कारणों से चिंतित है। क्या कहते हैं, कवि ये सब कारणों से चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि ये पंक्तियां जयप्रकाश नारायण विरचित लेख संपूर्ण क्रांति की है। दलविहीन लोकतंत्र सूर्योदय विचार का सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का समाज स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा मशक वाला जिम्मेवारी से मुक्त है। सोचिए अगर वह जिम्मेवारी उसे मिलती तो क्या होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, बूढ़े मशक वाले पर सच बोलने की जिम्मेवारी नहीं है, उसे केवल सींचने की जिम्मेवारी दी गई है।
मगर उसे सच बोलने की जिम्मेवारी दी गई होती तो वह जनता को सही बातें बताकर शासक के विरुद्ध विद्रोह भड़का देता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा गढ़ते हैं। तो संकलित प्रथम पद में सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए कई उपमाओं का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद और पुष्प मुरझाने लगे हैं, भ्रमर लताओं को भूलकर गुनगुनाते हुए फूलों की ओर दौड़ रहे हैं, मुर्गे तथा अन्य पक्षी कोलाहल कर रहे हैं, गाय रभाती हुई बछड़ों की ओर दौड़ रही है, चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगा है और सूर्य का प्रकाश फैलता जा रहा है, ब्रज के नर नारी गीत गा रहे हैं, अतः हे श्री कृष्णा तुम भी जागो। श्री कृष्ण भगवान के ये परम भक्त थे सूरदास जी, उसी को जगाने के लिए ये बातें बोले हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। तो तुलसीदास जी अपने दोनों पदों में श्री राम और सीता से विनती के रूप में अपने दुर्गुणों की याचना की है। वे कहते हैं, मैं दीनहीन मलिन और पापों की खान हूँ, मैं आपका नाम राम लेकर भीख मांगता हूँ और उसी के सहारे अपना पेट भरता हूँ। पुनः श्री राम के द्वार पर पहुंचकर निवेदन करते हैं कि वे भूखे हैं, 2 कौर भोजन की आकांक्षा है, उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं है, मैं अन्यत्र जा भी नहीं सकता, मुझे आपसे ही भिक्षा चाहिए। तात्पर्य यह है कि कवि श्री राम का ही एक निष्ठावान भक्त हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हृदय की बात रे मन यह कौन कहता है और किससे कहता है कि मैं हृदय की बात रे मन। तो इसका आंसर होगा कि कामायनी की नायिका श्रद्धा ने अपने को हृदय की बात से उपमित किया है। हृदय की बात पद प्रेम दया ममता और कोमल मधुर और प्रिय भाव का सूचक है। तुमुल कोलाहल कलह का कारण स्वार्थ और अपराध अपाधारी धापी है। इसमें असंख्य हल्के स्वर मिलकर महाकोलाहल बन जाते हैं और इस कोलाहल में कोई किसी की नहीं सुनता। यह कोलाहल कलह संसार की और शांति का सूचक है। यह एक समस्या है, कैसे अशांत और तनाव भरा विश्व जीवन सुखमय बने। कवि ने श्रद्धा के माध्यम से समाधान दिया है कि इस अशांति को दूर करने का एकमात्र रास्ता है श्रद्धा भाव की प्रतिष्ठा, अर्थात आपस में प्रेम और सद्भाव बढ़ाना, जिससे लोग आपस में जुड़े एक दूसरे से प्यार करें। मैं हृदय की बात पद में उपमा अलंकार है। हृदय की बात एक लाक्षणिक प्रयोग है जो समस्त अच्छे और प्यार भरे व्यवहारों का सूचक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बताई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ज्ञानेंद्र पति ने अपनी कविता गांव का घर में कई चीज़ों की जन्मभूमि बताई है। कवि कहता है कि बदलते गांव में होरी चेती बिरहा अल्लाह के गीत अब नहीं गाए जाते, यानी कि पहले जितने भी गीत होते थे वो अब नहीं गाए जाते। उनका गांव लोक गीतों की जन्मभूमि है जहां अब शौक गीत गाए जाते हैं। ये अनगाए अनसुने गीत मन को खिन्न और दुखी बनाते हैं। उल्लास की भूमि आकर्षण की भूमि गांव अब विराग और पलायन की भूमि बन गया है। गांवों में सर्कस की भी खूब चलते थे और काफ़ी रोशनी होती थी, लेकिन वो अब खत्म हो गया। पहले पंच परमेश्वर होते थे किंतु अब ग्राम पंचायत हो गए हैं। लेकिन गांव शायद अब भी लालटेनों की जन्मभूमि है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने गैस पेपर के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न था सबको हमने करवाए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अब इसके आगे हम इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो आप ज़्यादा लंबी हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। उसके बाद फिर मैं लेकर के आऊँगा आपके बीच महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। बाकी आप मन से लगातार मेहनत करते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।